हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह फिर से आप लोगों के बीच एक बार मैं उपस्थित हूँ आज एक नए टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग इसके पहले उद्देशिका के बहुत सारे पार्ट को पढ़ रहे थे। उद्देशिका और उद्देशिका के जितने भी पार्ट थे जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे संभावित क्वेश्चन भी मैंने कराया है। और उद्देशिका में जितने सारे शब्द हैं, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, सारे शब्दों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिफाइन किया और वहाँ से बनने वाले जितने क्वेश्चन भी थे उसको भी देखा। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर बहुत अच्छे से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी के क्रम में अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इसके क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें जैसे आप लोगों को पता है कि जो भाग 1 है यूनियन टेरिटरी यानी यूनियन, और इसके जो टेरिटरी हैं, जो क्षेत्र हैं, इसको 4 भागों में मतलब जो भाग 1 है, संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, उसमें 4 अनुच्छेद दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 1 दिया गया है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे और सेम हमारे पढ़ाने का तरीका वही है कि पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को रखेंगे, फिर उन क्वेश्चनों को देखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और आप लोग लिखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चन को, उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना क्लास को देर किए। फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हों अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनको लेना हो, अभी तक नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं लिए हैं और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो हमारा ये रेफरल कोड है फ्रेंड्स, SPVJP। इसका यूज आप लोग कर सकते हैं, जिसका यूज करने के बाद आप लोगों को 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी सूचना थी, आप लोगों को मैंने दे दिया, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास को पूरी इंटरेस्टिंग बना के। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है ताकि आप लोग देख सकें, और ये PDF भी डाल दिया है कि आप लोग पढ़ सकें। तो मैंने ये PPT भी टेलीग्राम चैनल में और जो क्वेश्चन है वो भी डाल दिया है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति अपने ही जैसे अन्य संघात्मक देशों की राज्य व्यवस्था की प्रकृति से किस प्रकार भिन्न है, प्रकाश डालिए। मतलब जो संघात्मक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में है, USA में भी है, तो लेकिन एक होने के बावजूद भी उसमें कुछ अंतर है, कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। वो क्या भिन्नताएं हैं हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसद के साधारण विधेयक क्षेत्र जो अधिकार हैं, जो क्षेत्रीय अधिकार हैं, जो संवैधानिक विधेयक क्षेत्रीय अधिकार हैं, मतलब संसद के पास 2 अधिकार होता है, एक साधारण विधायी शक्तियाँ होती हैं और एक संवैधानिक विधायी शक्तियाँ होती हैं। तो उन दोनों में फ़र्क ही पूछ रहा है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। और संघ में नए राज्यों का जो प्रवेश है, इस पर आप लोग फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो नए राज्यों का प्रवेश है सुनिश्चित करना अथवा नए राज्यों का गठन करना हमारी संसद की किस विधायी क्षेत्राधिकार के दायरे में आता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे जब नए राज्यों का प्रवेश की बात की जाएगी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्रवेश की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 2 आता है, और गठन की जब बात की जाती है तो अनुच्छेद 3 आता है। ठीक है, और इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों शक्तियाँ क्या होती हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बस पेशेंस रखकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या भारत की संसद विधि द्वारा संघ के किसी भी क्षेत्र को काटकर किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकती है, यदि नहीं तो क्यों नहीं। इसका भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही ज़्यादा है और आपके एकदम मेंस में पूछे जा सकते हैं। जो भी आपका UPPSC का मेंस है
यूपीएससी का मेंस है, जिसमें भी ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग अपने आंसर को प्रूव कर सको। जैसे देखिए कोई भी चीज़ होता है फ्रेंड्स, वो साधारण विधायी शक्ति द्वारा होता है बहुत सारे, लेकिन अगर जो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, इसका अगर कोई भूखंड, कोई भी अपना अंतः जो भूखंड है किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपना अगर चाहे हमारी संसद, तो इसके लिए उसे 368 जो अनुच्छेद है, आप लोगों को पता है कि संविधान संशोधन से संबंधित यह अनुच्छेद है, इसमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो इसमें संशोधन करने के बाद ही यह जो भी हमारा क्षेत्र है विदेशी राष्ट्र को सौंप सकती है, उसको साधारण विधायी शक्ति द्वारा नहीं सौंपा जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक विधायी शक्ति बोलते हैं। मतलब जो कोई भी कार्य अगर 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक विधायी शक्ति बोला जाता है। तो इसमें यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत की संसद विधि द्वारा संघ के किसी भी क्षेत्र को काट कर किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकती है या नहीं सकती है। अगर नहीं सौंप सकती तो क्यों नहीं सौंप सकती है, इसका विश्लेषण भी आप लोगों को यहाँ से करना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या पड़ोसी देशों के साथ, अगला क्वेश्चन है, क्या पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत की संसद अपने संवैधानिक विधि क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकती है? टिप्पणी करें। ठीक है, इसका टिप्पणी करना है। और भारत के नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया समझाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जो संघ है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, टिप्पणी करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन था संभावित। आपको अगर आगे कोई भी क्वेश्चन लगेगा कि और क्वेश्चन बन सकता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग फिर से इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी इतने क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो जो संविधान की संघात्मकता है उसी को देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है जो भाग 1 है, यहाँ पे हम कुछ बेसिक बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। जो संविधान का भाग 1 है, ठीक, भाग 1 जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, इसके पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ठीक, ये 4 अनुच्छेद हैं आपको जो आपके भाग 1 में आते हैं। उसके आपको पता है कि भाग 2 5 से 11 है जिसमें नागरिकता है। इसके जस्ट बाद हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे और नागरिकता के बाद हम लोग संविधान के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें एंट्री कर जाएंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है। आप लोगों को पता है कि मूल अधिकार ही हमारा संविधान का बेस है लोकतंत्र होने के लिए। अगर वही निकाल दिया जाए तो ये लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, हमारा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, लेकिन जब हम लोग वो पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। तो जो भाग 1 है इसमें हम लोग 4 अनुच्छेद को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 को, 2 को, 3 को और 4 को। तो इसमें जो अनुच्छेद 1 है फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को पता है कि भारत तथा मतलब इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया जिट्स भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। और इसमें नाम दिया गया है भारत के लिए भारत और इंडिया। वैसे आप देखेंगे हमारे जो हिंदुस्तान का बहुत सारा नाम है, ठीक है, आर्यावर्त है, बहुत सारे नाम है, लेकिन वो सारे नाम विधिक नहीं है, मतलब कानूनी नहीं है। कानूनी रूप से अगर कोई नाम है तो सिर्फ भारत है और इंडिया है। इन दोनों को आप इंग्लिश और हिंदी वर्जन समझने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का हिंदी वर्जन भारत है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम कुछ लोग कह रहे थे, मतलब इसमें एक मत नहीं बन पाया था लोगों का। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे भारत का देश, हिंदुस्तान का देश, नाम जो है हिंदुस्तान देश का जो नाम है भारत होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे इंडिया होना चाहिए। लेकिन इन दोनों मंतव्यों को ध्यान में रखते हुए जब दोनों में एक मत नहीं बन पाया, सहमति नहीं बन पाई, तो हमारे संविधान निर्मात्री ने सोचा कि दोनों को रख देते हैं। तो इसी को मतलब कोई भी मतभेद उत्पन्न ना हो, इसलिए दोनों नाम रख दिया गया। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया कि नए राज्यों का प्रवेश, इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा।
नए राज्यों का प्रवेश है, तीसरा में नए राज्यों का गठन, और भी चीज़ें हैं आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को परिचय करा रही हूँ। नए राज्यों का गठन, और चौथा क्या है फ्रेंड्स, जो 2 और 3 है, जैसे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इनमें जो कुछ भी किया जाएगा उसे साधारण विधायी शक्ति कहा जाएगा, साधारण विधायी अधिकार कहा जाएगा। इसको संवैधानिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संवैधानिक कहने के लिए 368 का उपयोग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और 368 का उपयोग तब होता है जब हमने किसी भी राष्ट्रीय भूखंड को विदेशी राष्ट्र को सौंपना हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब रहा बेस। और फ्रेंड्स इसमें जैसे 3 शब्द और आता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि एक तो होता है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मतलब राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का परिसंघ, ठीक है। दूसरा है अ कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसे बताना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। राज्यों का महासंघ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 शब्द दिए गए हैं, लेकिन अगर कभी आप लोगों से ये जैसे कूट वाक्य में दे सकता है और पूछ दे कि हमारे संविधान में कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो संविधान में फ्रेंड्स यही शब्द यूज हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेकिन ये तीनों विशेषता हमारे संविधान में है, तीनों विशेषता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखेंगे बहुत लोग इसको मतलब फेडरेशन ऑफ स्टेट, परिसंघीय व्यवस्था बोल देते हैं, महासंघीय व्यवस्था बोल देते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है वो संघीय है, ठीक है। किस प्रकार से है हम लोग अभी इसको देखते हैं। तो ये 3 शब्द है, कभी आपसे पूछा जाए तो यूनियन ऑफ स्टेट पे आप सही टिक करेंगे और इसी को लिखेंगे, ठीक है। इसमें चलिए हम लोग देख सकते हैं जो राज्य व्यवस्था की संघात्मक स्वरूप है, इसका हम लोग स्वरूप यहाँ पे देख लेते हैं, हल्का सा समझ लेते हैं कि किस तरह से है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 3 भागों में। वही चीज है यूनियन, फेडरेशन, और कॉन्फेडरेशन। इसको बोल सकते हैं संघी, इसको परिसंघी, और इसको महासंघी, ठीक। ये 3 प्रकार की है। तो अभी देखिए, अब हम लोग देखिए जैसे कोई भी जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है वो किस पर डिपेंड है, आप बताइए किस पर डिपेंड है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन, ठीक है। शक्तियों का जो विभाजन है यही इसका बेस है। इसी बेस पर हम लोग इस व्यवस्था को देखकर बांटकर पढ़ते हैं। तो शक्तियों का विभाजन देखिए, जैसे विभाजन जो होता है फ्रेंड्स, विभाजन होने के लिए कोई भी 2 चीज का होना आवश्यक है। तो विभाजन का प्रकार कितना हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज है, विभाजन होना है, ठीक है। अब विभाजन होने के लिए 2 चीज, जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, ठीक है, ये x है, y है। तो कोई भी चीज का जैसे विभाजन है, अगर या तो x को ज्यादा दे दिया जाए y की अपेक्षा, या y को ज्यादा दे दिया जाए x की अपेक्षा, या दोनों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, यही 3 प्रकार का विभाजन होगा। ये 3 प्रकार के अलावा एक कोई चौथा प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होगा, क्योंकि या तो फिर पूरा का पूरा y को दे दिया जाए, या तो पूरा का पूरा x को दे दिया जाए और y को दे दिया जाए, तो विभाजन हुआ है नहीं। विभाजन होने के लिए कुछ ना कुछ का बंटना जरूरी है। अगर कोई एक ही व्यक्ति सब ले लेगा तो उसमें कोई जरूरत है। इसको हम लोग शक्तियों का विभाजन है, इसको मैं इसलिए बता रही हूँ व्यवहारिक भाषा में कि इसी के बेस पर हम लोग समझेंगे कि संघीय, परिसंघीय और महासंघीय क्या होता है, ठीक है।
तो इसमें देखिए जैसे इसी प्रकार से, तो जैसे हम लोग एक्स वाई लिए तो उसी प्रकार से यहाँ की शक्ति का जो विभाजन है किसमें होता है, सेंटर में और स्टेट में। कहाँ पे होता है, सेंटर और स्टेट में। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, सेंटर को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई रहती है स्टेट की तुलना में, सेंटर ज़्यादा है स्टेट की तुलना में। और परिसंघीय में सेंटर और स्टेट बराबर बराबर की शक्ति के भागीदार होते हैं। और महासंघीय में स्टेट मतलब जो क्या कहते हैं स्टेट है उससे ज़्यादा शक्ति प्राप्त है सेंटर की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जो शक्ति का विभाजन का जो बेस है, जो प्रावधान है, यहाँ पे संवैधानिक जो समझौता नहीं होता है, कोई भी जो है वैधानिक समझौता, सॉरी, जो वैधानिक समझौता होता है यहाँ पे वैधानिकता नहीं है। और यहाँ पे विखंडन भी नहीं हो सकता है। क्यों विखंडन नहीं हो सकता है भाई, जब कोई समझौता ही नहीं तो विखंडन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे निष्ठा की भावना है, निष्ठा की भावना है। और आपको पता है फ्रेंड, जब कोई निष्ठा, जैसे यहाँ पे हमारा जो राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा केंद्र पर निष्ठावान है। और निष्ठावान क्यों है, निष्ठावान इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह इस पर डिपेंड है, इसकी चीज़ों पर मोहताज है। ये अगर जो शक्ति देगा वही ये ले पाएगा, अपने आप में स्वतंत्र राज्य नहीं है। राज्य देखिए हमारे यहाँ जो भी राज्यों को मतलब राज्यों का संघ कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई वैधानिक समझौता नहीं है। ऐसा नहीं है कोई वैधानिक समझौता करके राज्यों को बनाया गया है। राज्यों को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो शासन प्रशासन है उसका जो संचालन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि जब कोई भी क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा उसका संचालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन भी इसीलिए लाया गया है कि जो शासन का जो संचालन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके, उसको एकदम धरातल पर उतारा जा सके और सब लोग उससे जुड़ सकें। मतलब राजनीतिक जो इच्छा शक्ति सबके अंदर जागृत हो और सब लोग शासन से जुड़ सके। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई भी वैधानिक चीज़ को नहीं किया गया है। और निष्ठावान देखिए जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अगर दूसरे पे निष्ठा मतलब डिपेंड है तो उसे कभी भी बगावत नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। वही प्रकार वही जो चीज़ है यहाँ पे राज्यों के प्रति है, ये पूरी तरह से राज्य पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे इससे बगावत नहीं कर सकता है। और निष्ठा की बहुत ज़्यादा भावना है, इसलिए कभी विखंडित नहीं हो सकता। कभी भी राज्य अगर ये चाहे कि स्टेट्स सेंटर से अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप परिसंघीय व्यवस्था में देखेंगे तो यहाँ पे वैधानिक समझौता होता है। यहाँ पे क्या होती है, वैधानिकता होती है। अगर वैधानिकता होगी तो जाहिर सी बात है निष्ठा कुछ नहीं होगी। जहाँ पे सौदेबाजी हो जाए वहाँ निष्ठा कैसी, तो यहाँ पे निष्ठा कुछ नहीं होगी और वैधानिकता होती है। और विखंडन यहाँ भी नहीं होता है क्योंकि सब कुछ पहले ही वैधानिक समझौता हो चुका होता है, तो विखंडन यहाँ भी नहीं होता है। लेकिन महासंघ में आएंगे आप तो यहाँ पे कोई वैधानिकता यहाँ भी नहीं है, लेकिन निष्ठा की कमी है क्योंकि यहाँ पे राज्य जो है सेंटर पे डिपेंड नहीं है, इसलिए निष्ठा तो है लेकिन निष्ठा की कमी है, इसलिए विखंडन की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमेशा ही विखंडन की संभावना बनी रहती है। आप देखेंगे यूएसएसआर यहीं से विखंडित हो गया, ब्रेग्जिट विखंडित हो गया, तो यहाँ पे हमेशा विखंडन की संभावना बनी रहती है। तो आप लोग देखिए इस संघीय और परिसंघीय और महासंघीय में यही अंतर होता है, यही हम लोग यहाँ पे समझे हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे पर यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, आप अगर इसका यूएसएसआर ही सबका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसएसआर, और अगर संघीय व्यवस्था का इसका यूएसए है और फेडरेशन का, और संघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखेंगे तो कनाडा है। कनाडा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो ये संघीय व्यवस्था है जो लिया गया, आप लोग पता है कि हमारे अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग मतलब एक्सेप्ट किए हैं। तो ये संघीय व्यवस्था हम लोग कनाडा से एक्सेप्ट किए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग कनाडा को सबसे ज़्यादा आदर्श मानते हैं, इसीलिए तो एक्सेप्ट किए हैं। तो ये मतलब ये रीजन है यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझे और इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट में मैंने आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे अनुच्छेद 1 में यही चीज़ कही गई है कि इसके माध्यम से हमारे देश का जो नाम है इंडिया और भारत रखा गया है। हमारे देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति बताई गई है, कैसी है, संघीय प्रकृति है, जो मैंने आप लोगों को समझाई दिया। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ की इकाइयाँ कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकती, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया ताकि आप लोग ये पीपीटी अच्छे से पढ़ सके, इसलिए मैंने इसको पॉइंट में एक लैंग्वेज में डाल दिया है और टेलीग्राम चैनल में ये डाल भी दिया है। आप लोग वीडियो देखने के बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं।
चौथा पॉइंट है, हमारी संघीय व्यवस्था में केंद्र अत्यधिक मजबूत है तथा राज्य की स्थिति कमजोर है, और भारतीय संघीय व्यवस्था संघ तथा उसकी इकाइयां यानी राज्यों के मध्य किसी भी वैधानिक समझौते का परिणाम नहीं है, और यह व्यवस्था प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाई। वही जैन ने बता दिया कि कोई ऐसा नहीं है कि लीगली कोई राज्य बना दिया गया है, बस प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। इसलिए वो कभी भी बगावत नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते, ठीक है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, इतना ही है अनुच्छेद 1 में। एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। जैसे देखिए, एक होता है यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया है, ये क्या है? एक होता है, इसको अगर पहला मान लें तो दूसरा एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। जैसे ये देखो, इसको भारत का संघ कहते हैं, इसको भारत का संघ कहते हैं, इसको भारत का क्षेत्र कहते हैं, भारत का क्षेत्र या राज्य जो भी कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसको x मान लें, ठीक है, और इसको y मान लें, और दोनों में से पूछा जाए कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग बेशक अगर ये मान लो बड़ा गोला है, बड़ा सा एक कोई गोला है, से देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई गोला है, तो x का स्थान कहाँ होगा? तो x इसमें यहाँ होगा, मतलब y व्यापक क्षेत्र है, y का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, यहाँ पे x है, ठीक। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें केवल राज्य आते हैं, केवल राज्य आते हैं। जैसे 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो ये राज्य आ जाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएंगे, तो इसमें सभी राज्य आएंगे, सभी स्टेट्स आएंगे, सभी स्टेट्स आएंगे, सभी संघ शासित प्रदेश आएंगे, केंद्र शासित जो होते हैं संघ शासित प्रदेश, और सभी अधिग्रहित एक्वायर्ड एरिया जो होती है, अधिग्रहित क्षेत्र भी आ जाएंगे इसी में, ठीक है, जो एक्वायर्ड एरिया होती है। तो इसमें फ्रेंड्स ये व्यापक है, इसमें सब कुछ आता है, इसमें सिर्फ राज्य आता है, ठीक है, इसलिए ये व्यापक है। अगर कभी इन दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या कभी पीटी में भी पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें इतना ही है। और अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद देख रहे हैं। दूसरे अनुच्छेद में फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बस ये है कि जो अनुच्छेद 2 है, इसमें राज्यों का प्रवेश है, जो बताया गया था मैंने। प्रवेश पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रवेश के संदर्भ में बात की गई है। और प्रवेश कैसे, मतलब अगर प्रवेश भी करेंगे तो कैसे करेंगे और कौन करेगा, मतलब कौन सुनिश्चित करेगा? तो संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा। किस प्रकार? विधि द्वारा। ये कैसे करती है? विधि द्वारा, मतलब बाई लॉ, ठीक है। तो भारत की संसद द्वारा की जाती है। और किस प्रकार से की जाती है? जैसे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, साधारण विधायी शक्ति और संवैधानिक विधायी शक्ति, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जो संसद के पास 2 शक्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स, जो संसद है भारत की, इसके पास 2 शक्तियाँ होती हैं, साधारण विधायी शक्ति, साधारण विधायी शक्ति, और एक होती है संवैधानिक विधायी शक्ति। संवैधानिक विधायी शक्ति, संवैधानिक विधायी शक्ति होती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, जब संसद अपने साधारण जो होता है साधारण विधायी शक्ति के दायरे में ही रहते हुए कोई भी अधिनियम करती है, ठीक है, उसे विधि या लॉ कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विधि या लॉ। लेकिन संवैधानिक जो विधायी शक्ति है, इसको करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये विधायी शक्ति होती है, जुडिशरी, तो इसमें जैसे विशेष बहुमत की होती है। जैसे साधारण, आप लोगों को पता है साधारण विधेयक जो होता है, हमने आपको साधारण विधेयक और अभी विशेष बहुमत और साधारण बहुमत हमने नहीं पढ़ाया, स्पेशल जो मेजोरिटी होती है और सिंपल मेजोरिटी ये नहीं बताया है। तो इसमें यही देखिए, जो भी सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से अगर कोई
उसके दायरे में रहते हुए अगर कोई अधिनियम बनता है तो उसको हम लोग विधि बोलते हैं, मतलब संसद द्वारा विधि बोला जाता है। अगर विशेष बहुमत द्वारा अगर कोई भी अधिनियम को बनाया जाता है तो उसको लोग संवैधानिक विधायी शक्ति बोला जाता है। और इसके लिए 368 में संशोधन होना जरूरी है। जो 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 368 अनुच्छेद में संशोधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाकर संवैधानिक विधायी शक्ति होगी। इसका समझ में आएगा फ्रेंड, जब आगे बहुत इसको ज़्यादा हम लोग लिबरेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ये चीज़ देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई थी। जो एक शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ केस आया था 1950 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये चीज़ बताई गई थी। और उस समय ये बताई गई थी कि वर्तमान में हमारे जो संविधान में है यही व्यवस्था है। तो ये बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें 2 पॉइंट को, कि इसको क्या करना है, साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, बनाया जाता है। और इसको विशेष बहुमत, ठीक है। मैं बहुमत का क्लास आगे आएगा तो पढ़ा दूंगी, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी फ्रेंड्स, लेकिन एक ही क्लास में सब कुछ बताना संभव नहीं है। और 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, और अनुच्छेद 368 में संशोधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। और दूसरी चीज़ एक होता है कि नए राज्यों का स्रोत क्या है, जिससे जो नए राज्य होते हैं, जैसे नए राज्य का प्रवेश यहाँ हुआ, दो अनुच्छेद में हम लोग पढ़े हैं, तो इसका इसी का स्रोत पूछा है। तो इसमें स्रोत 2 होते हैं फ्रेंड्स। स्रोत एक तो होता है जो पहले से ही मौजूद राज्यों की श्रेणी है। देखिए, पहले जब राज्य बने थे तो श्रेणी के रूप में बने थे, उसको हम लोग देखेंगे, श्रेणी के रूप में बनाया गया था। और उसके बाद तो उसी श्रेणी, मतलब जो मौजूद राज्यों की श्रेणी है उसी में से उसको एक स्रोत है, उसी में से काट कर, मतलब बनी है उसी में से काट के कोई राज्य बनाना है। और दूसरा इसके बाहर से, पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी के बाहर से अगर कोई राज्य से अधिग्रहण करके राज्य बनाना है, तो ये 2 स्रोत हैं, ठीक है, राज्य बनाने का। तो इसमें यही है, जो अनुच्छेद 2 में यही बताया गया है। और अनुच्छेद अब 3 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अनुच्छेद जैसे 3 है, किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्रफल व सीमा में बदलाव, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया। और राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 क्या था, राज्यों में प्रवेश था, राज्यों का प्रवेश था, नए राज्यों का प्रवेश। इसमें नए राज्यों का गठन की बात कही गई है, ठीक है। और भारत की संसद द्वारा विधि द्वारा और साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे नए राज्यों का गठन है तो साधारण विधायी शक्तियों द्वारा बनाया जाता है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, संसद द्वारा बनाया जाता है। और भारतीय संसद में हम लोग को पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। दूसरा है, संबंधित विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है, जहां तय समय सीमा में उसे अपनी राय देनी होती है। देखिए, जैसे कि जिस राज्य का आप लोगों को पता है कि ये मान लीजिए केंद्र है और इसकी अलग अलग ये जो इकाइयां हैं, अब उन इकाई में कोई भी चीज़ बदलाव करना है, उसकी सीमा में बदलाव करना है, नए राज्य का गठन करना है, या उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए संबंधित राज्य की विधानमंडल में एक प्रस्ताव भेजा जाता है, ठीक है, उनकी राय को जानने के लिए। ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक औपचारिकता है। भेजा तो जाता है एक तय सीमा के अंदर, लेकिन अगर वो तय समय सीमा के अंदर अगर वो विधानमंडल उसे केंद्र को जवाब नहीं देता, संसद को जवाब नहीं देता है, तो वो उसको पारित मान लेता। अगर वो मौन रह गया तो मौन का मतलब कभी कभी यस मान लिया जाता है, हाँ मान लिया जाता है, तो वो उसको बिना पारित हुए, बिना उनका राय लिए ही वो लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी राय प्रस्तुत कर दी है, और वही राय प्रस्तुत कर रहे हैं जो संसद चाहती है, जो संसद के मंतव्य है, जो जैसा संसद चाहती है। और उसके बाद वो लोग उसको संविधान को जो प्रस्ताव है लाते हैं संसद में, किसी भी राज्यसभा या लोकसभा 2 है, किसी भी सदन में उसको पेश कर सकते हैं। इसमें बस ये चीज़ है कि राज्यसभा और लोकसभा में, जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे, जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसमें राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, बस नाम मात्र का है, और लोकसभा को सारा अधिकार है। लेकिन इसमें आप लोगों को पता है राज्यसभा हमारी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंटेटिव आप पीपल बोलते हैं।
नहीं स्टेट्स बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोकसभा को बोलते हैं। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यों के बारे में ये बात हो रही है, तो उसको इसमें राज्यसभा को बराबर का अधिकार प्राप्त है। अगर राज्यसभा को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो इसमें गतिरोध उत्पन्न कर सकती है, उसको पारित नहीं करेगी। फिर संयुक्त बैठक दोनों को होती है, तो उसी में इस समस्या का समाधान होता है। तो यही बात है, इसको मैंने पॉइंट में कर दिया है कि संबंधित विधेयक, और इसमें देखिए लास्ट में तो राष्ट्रपति के साथ पास जाता है ये हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। हालांकि करते नहीं है ऐसा, क्योंकि पहले ही अनुमति दे चुके हैं, तो बाद में वीटो करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनसे मिस्टेक बस कुछ हुआ है, कोई गलती नहीं उन्होंने पहले समझे, तो बाद में उस पर वीटो लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने पॉइंट में दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत राय संसद के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। अब देखिए राय भी मांग रहे हैं और मानने के लिए कोई बाध्यकारी भी नहीं है, तो ये सिर्फ एक औपचारिकता है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब राय तो मान लेंगे, अगर वो अपनी राय कुछ दे रही तो संसद चाहे उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। यदि तय समय सीमा के अंदर विधानमंडल द्वारा कोई राय प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपनी राय प्रकट कर दी है और वही राय प्रकट की है जो संसद चाहती है। वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आगे है कि इन औपचारिकताओं की पूर्ति, औपचारिकताओं मतलब ये औपचारिकता ही तो है, मानना कुछ नहीं है, इसमें विधानमंडल का कोई मतलब नहीं है। तभी तो यहाँ पे सेंटर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है राज्य की तुलना में। इन औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात संसद में पेश किया जाएगा। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। एक बार इसे सदन में पेश करने के उपरांत चाहे विधेयक में संसद द्वारा कितना भी व्यापक बदलाव क्यों न किया जाए, दोबारा उस संबंध में संबंधित राज्य से कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर एक बार फर्स्ट टाइम अगर उसमें कुछ राज्य में करना है, तो वो तो पहली बार विधानमंडल में भेज रहे हैं, लेकिन भेजने के बाद जब सदन में ये विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, तो इसके बाद इसमें कितना भी बदलाव कर लें, व्यापक बदलाव कर लें, उसमें राज्य विधानमंडल से संबंधित राज्य से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जितना चाहे उतना बदलाव कर सकते थे। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा संसद को पावर है, मतलब केंद्र को कितना ज़्यादा पावर है। इसमें राज्यों का क्या कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। वही साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। दोनों सदनों से पारित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। इस विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। ये पॉइंट करने वाली बात है, यहाँ से पूछ सकता है। अतः इनके पारित होने को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिसका निवारण संसद की साझी बैठक, जो संयुक्त बैठक होता है, द्वारा में ही हो सकता है। अगर राज्यसभा चाहे तो नहीं पारित करे, इसके लिए फिर संयुक्त बैठक बुलाना पड़ेगा। इस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपनी वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता है। वही बात है, करते नहीं है, पहले ही अनुमति दे चुके होते हैं तो करते नहीं है, लेकिन उनको लगता है तो कर सकते हैं। ऐसा उनको अधिकार है, पावर दिया गया है। वीटो पावर क्या होता है फ्रेंड्स, आगे जैसे लेक्चर में आएंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत देश के किसी भी भूखंड को किसी भी विदेशी राष्ट्र को नहीं सौंप सकती है। ऐसा तभी मुमकिन है, तभी संभव है जब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाए। ये फ्रेंड्स ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साधारण विधायी शक्ति के द्वारा जो साधारण बहुमत के साधारण जो है विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को संवैधानिक चीज़ को अगर देना है, जैसे कि ये सारी कार्य तो हो सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हमारा भारत है, ठीक, ये भारत है, इसका कोई भी हमारा अंतः भूखंड अगर चाहे हमारी संसद चाहे किसी दूसरे राष्ट्र को, मान लीजिए यहाँ पे किसी भी दूसरे राष्ट्र को देना चाहती है, या इधर पाकिस्तान को देना चाहती है, या बांग्लादेश को देना चाहती है, तो इसको क्या करना होगा, 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें संशोधन करना होगा संविधान में, ठीक, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, संवैधानिक विधायी शक्ति, ठीक। तो इसके लिए संविधान संशोधन करना, जैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया गया है और एग्जाम्पल को अपने प्रूव करने के लिए, मतलब अपने क्वेश्चन आंसर जो राइटिंग है उसे प्रूव करने के लिए आप लोग दिखा सकते हैं कि जब नवा संविधान संशोधन हुआ था, नवा संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, ठीक है। इसके माध्यम से बंगाल के बेरूबारी, एक बेरूबारी क्षेत्र है इस टाइम, ठीक है, पाकिस्तान में है इस टाइम, पाकिस्तान करो बांग्लादेश में है, तब पाकिस्तान मतलब था। जैसे 1960 के माध्यम से भारत ने बंगाल के बेरूबारी क्षेत्र को तत्कालीन पाकिस्तान को सौंप दिया था, ठीक है।
वह क्षेत्र इन दिनों बांग्लादेश में है। जैसे उस टाइम आपको पता है कि 2 खंड में पाकिस्तान बना था, जो आज बांग्लादेश है, जो इंदिरा जी की सरकार में बना, मतलब उसको कट करके बांग्लादेश में तब्दील कर दिया गया, और एक पाकिस्तान तो है ही। तो जो आज का बांग्लादेश है वो पहले का पाकिस्तान है। तो उसको जो बेरूबारी था वो तत्कालीन पाकिस्तान को दे दिया गया था भारत द्वारा। उसके बाद देखेंगे ये नवा संविधान संशोधन द्वारा होता क्या हुआ, ये 368 के द्वारा संशोधन किया गया। उसके बाद आप देखेंगे सम संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2015 की बात बता रही हूँ, 2015 में, ठीक। इसमें आप देखेंगे भारत ने 111 अपने अंतः क्षेत्र को, अंतः भूखंड को किसको दे दिया था, बांग्लादेश को, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आंसर में डाल सकते हैं। और बांग्लादेश भी 51 भूखंड को किसको दिया, भारत को दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के द्वारा हुआ और संविधान संशोधन के तहत हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जितने भी था अनुच्छेद 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना ही था हमको समझाने, इतना ही आप लोगों को था। और अनुच्छेद 4 क्या होता है फ्रेंड, 4 में तो कुछ नहीं है, बस जो 2 और 3 है, जो अनुच्छेद में 2 और 3 अनुच्छेद है, ठीक है। इसके तहत जो कुछ भी किया जाएगा उसे महज विधि करार दिया जाएगा, ना कि उसे संविधान संशोधन बोला जाएगा। संविधान संशोधन के लिए 368 में संविधान संशोधन होना बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद बस यही 4 में इतना ही है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की क्लास। और इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद की जो क्लास है वो एकदम मेंस ओरिएंटेड होगी, और उसमें भी जितने भी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आगे के जो भी लेक्चर आएंगे, एक लेक्चर आएगा तो फिर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं संघ और इसके क्षेत्र, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जस्ट नागरिकता पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बीच में गैप हो जाती है, मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। मेरे मतलब दांत में ऑपरेशन हुआ है, तो बीच में दर्द होने लगा था इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नहीं डाल पाई थी। अब टाँका कट चुका है मेरे मुंह का और ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आप लोगों को मैं डाल सकूँ, और काफ़ी टाइम नहीं मिलता है। आप लोगों को मालूम है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ, और ऊपर से यूपीएससी में आइकॉनिक मेंटोर हूँ मैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बच्चों को। लेकिन फिर भी उसमें जितने भी टाइम मिलेगा आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि पूरी की पूरी वीडियो दूँ। और बहुत सारे बच्चे जो करंट की बात कर रहे थे, तो आज आप लोगों को एक करंट की वीडियो हो सकता है रात तक मैं डाल दूँ। करंट को लेकर जितने लोग भी भयभीत हैं, भयभीत ना हो, मैं पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगी। थोड़ा देर जरूर लग रही है, लेकिन होली से पहले पहले मेरी पूरा प्रयास है कि बन जाएगा। और इसका जो आगे लेक्चर आएगा फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, क्योंकि उसमें भारत में राज्यों का उद्भव व विकास पढ़ेंगे, बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य हम लोग पढ़ेंगे, राज्यों के गठन की जो मांग का आधार क्या होता है ये देखा जाएगा। बहुत अच्छे टॉपिक है फ्रेंड्स, एकदम मेंस ओरिएंटेड है। और क्या छोटे राज्य मतलब सदैव विकास की गारंटी देते हैं कि नहीं देते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसी लगती है, उसमें क्या मैं बदलाव कर सकती हूँ कुछ अलग से। क्योंकि आप लोग देखिए, हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आमने सामने कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो सकता है। तो मैं तो इस पर बता देती हूँ, आप लोगों को देखती तो हूँ नहीं। तो आप लोगों का हमारा क्या बेस है कि वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि वीडियो सही है या नहीं सही है, क्योंकि अपनी कमियां सबको दिखाई नहीं देती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें जो भी कमियां हैं, हमारी अच्छाइयां बताइए या नहीं बताइए, लेकिन इसकी कमियां जरूर बताया करिए ताकि मैं अपना सुधार कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वीडियो में कोई फैक्ट, कोई चीज़ मैं गलत बता रही हूँ तो उसको भी आप लोग कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ, कोई थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, मिस्टेक बस हो सकती है। तो उसको आप लोग बिल्कुल अन्यथा ना लें, उसे हमें भी बताने का प्रयास करें। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग उसमें कमेंट कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जिन्हें भी यूपीएससी की दिक्कत है, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और यूपीएससी नहीं, ये सारे भी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन है, मतलब जितने लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन सब आएंगे, सबको लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पर वीडियो को हम लोग ड्रॉप करते हैं। और इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।